नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। आज हम चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखिए, नेशनल इनकम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगती है कैलकुलेट करने में। अगर आप थ्योरी, इससे पहले की जो थ्योरी है, जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से पहले के जो बेसिक कंसेप्ट है उनको आप ध्यान से करेंगे तो आपके लिए नेशनल इनकम जो है वो टफ़ नहीं रहेगा। आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने बेसिक्स जो है वो ध्यान से किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम होती क्या है। व्हाट इज़ नेशनल इनकम, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो आप इजीली एक चीज़ को समझिए कि आपके घर में जो इनकम आती है वो क्या होती है। तो अब वो आपके एक घर की इनकम है। तो आपके घर में जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं वो टोटल इनकम जो अर्न करते हैं उसको हम अपनी इनकम बोलते हैं। बट अगर आप अपने कंट्री को, अपने देश को एक घर मान लेते हैं तो उसमें जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं, मतलब जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जो भी वहाँ पर रहते हैं, उनकी इनकम जो है वो नेशनल इनकम मानी जाएगी। ठीक है। सो ये तो थी सिंपल लैंग्वेज में। आप अपनी लैंग्वेज में तो हम इसको क्या कह सकते हैं, नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। अब ये हमारा कंसेप्ट जो है ये थोड़ा सा नैरो कंसेप्ट है। ब्रॉडर कंसेप्ट में हम रेजिडेंट्स प्लस नॉन रेजिडेंट की इनकम भी हम कंसीडर करते हैं। देखिए, ब्रॉडर कंसेप्ट में हमारे पास दो तरह की इनकम होती है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। ये दोनों ही नेशनल इनकम का पार्ट है। अब फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अर्न की है। मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैन, मशीन, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब आपने जो कुछ काम किया उसके बदले में आपको कुछ मिला। जैसे मैन है, मैन में लेबर हो गई, तो लेबर जो है वो अपनी सर्विस देती है तो उसको सर्विस के बदले में क्या मिलता है? सैलरी मिली, वेजेस मिली। एंड कैपिटल है, कैपिटल के बदले में आपको इंटरेस्ट मिला। एंड एंटरप्रेन्योरशिप है तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। और उसके बाद ट्रांसफ़र इनकम क्या है? देखिए, फैक्टर इनकम आप कुछ देते हैं तो आपको उसके बदले में मिलती है। बट ट्रांसफ़र इनकम क्या है? आप कुछ नहीं देते, आपको फ्री में मिलती है। जैसे ओल्ड एज पेंशन, आपके घर में नहीं तो पड़ोस में आसपास कोई भी ऐसा हो सकता है जो ओल्ड एज पेंशन लेता हो या किसी भी और तरह की कोई पेंशन लेता हो। चैरिटी है, दान में कोई चीज़ मिलना। ठीक है। डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन्स, ये आपकी ट्रांसफ़र पेमेंट के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, फैक्टर इनकम आर ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स। देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया है। एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो काम कर रहे हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है? वेजेस, सैलरी। ठीक है। एम्प्लॉयज़ ने काम किया, उसके बदले में उनको वेजेस या सैलरी वगैरह मिला। सेकंड है रेंट। रेंट आपको किस लिए मिलता है? रेंट लैंड यूज़ करने के लिए रेंट। इंटरेस्ट, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। एंड प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर जो अपने एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, उसके लिए उनको प्रॉफिट मिलता है। फिर है, अभी हमने रेजिडेंट्स की बात की थी। तो रेजिडेंट्स क्या होते हैं? रेजिडेंट्स 3 तरह के होते हैं। अगर हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 तरह के होते हैं। रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NOR बोलते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स। एंड NR, नॉन रेजिडेंट्स। तो यहाँ पर हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट सिर्फ 2 कैटेगरी स्टडी करेंगे। देखिए, रेजिडेंट कौन होते हैं? अच्छा, एक तो आप ये देखिए कि रेजिडेंशियलशिप और सिटीजनशिप दोनों जो है ये अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे जो रेजिडेंट है किसी एक कंट्री का,
वो किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन भी हो सकता है। माना कि मैं इंडियन रेजिडेंट हूँ बट मेरे पास सिटीजनशिप अमेरिका की है, तो ये पॉसिबल है। मतलब सिटीजनशिप और रेजिडेंशियलशिप को हमें मिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि सिटीजनशिप और रेजिडेंशियलशिप क्या है। सिटीजनशिप में आपके लिए अलग कंडीशन मिलेंगी, लेकिन हमें इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ रेजिडेंशियलशिप देखनी है। देखिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होते हैं? ए पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन ए कंट्री व्हेन ही कंडक्ट हिज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द कंट्री। मैं अगर अपना बिजनेस इंडिया से चलाती हूँ, उसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है, तो वो मेरी जो कंपनी है वो या बिजनेस है वो इंडियन। अच्छा, वन मोर थिंग, रेजिडेंट जो है वो एक पर्सन भी हो सकता है और एक कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल रेजिडेंट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों हैं। दूसरा देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। किसी देश में अगर माना ही इंडिया में उन्होंने अपना ऑफिस खोल लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन रेजिडेंट्स हैं। एंड इंडियन क्रू मेंबर जो हैं, क्रू मेंबर कौन होते हैं? जो किसी शिप के साथ जाते हैं और किसी एरोप्लेन में, मतलब बाई एयर, जो एयरवेज़ में जॉब करते हैं, वो क्रू मेंबर्स होते हैं। जैसे पायलट हो गया या जो और भी जो भी स्टाफ होता है, वो सब क्रू मेंबर्स कहलाते हैं। तो जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनके लिए रूल्स में थोड़े से एक्सेप्शंस लगा दिए जाते हैं, क्योंकि वो तो उनका तो काम ही यही होता है कि दूसरे देशों में जाना, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे होते हैं या फिर जो शिप के साथ बाहर जाते हैं, वो कई कई महीने बाहर चले जाते हैं, तो फिर वो रेजिडेंशियलशिप की कंडीशंस पूरी नहीं कर पाते हैं कि जितने डेज़ रहना ज़रूरी होता है। एक प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट बनने के लिए आपको 182 डेज़ उस देश में रहना, मतलब हमारे इंडिया के लिए 182 डेज़ की कंडीशन है कि जो इंडिया में 182 डेज़ है वो रेजिडेंट है। लेकिन जो क्रू मेंबर हैं उनको इसके लिए कुछ एग्जम्पशंस मिली हुई हैं, बट हमारा वो मैटर नहीं है कि वो एग्जम्पशंस क्या हैं। वो डिटेल जो है वो टैक्स के स्टूडेंट्स को चाहिए, तो वो BCom फाइनल में आता है, उसको आप छोड़ दीजिए। तो आप ये समझ लीजिए कि जो रेजिडेंट है वो हमारा वो मेंबर है जिसने 182 डेज़ इंडिया में कंप्लीट किए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंस है नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? देखिए, वर्किंग इन फॉरेन। अच्छा, एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि माना एम्बेसीज़ क्या होती हैं? आपको पता है हर देश की गवर्नमेंट दूसरे देशों में अपनी एम्बेसीज़ खोलती है। तो एम्बेसीज़ में जो भी स्टाफ होता है, इंडिया का स्टाफ, क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब है तो गवर्नमेंट ही भेजेगी। तो अब देखिए, उनका फाइनेंशियल, वो गवर्नमेंट ने उनको भेजा, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गए हैं, तो इसीलिए वो इंडियन रेजिडेंट है। इसी तरह से किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, मानो WHO के हैं इंडिया में या IMF के किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो हमारे रेजिडेंट नहीं है, हमारे लिए वो नॉन रेजिडेंट है। तो ये इनमें डिफरेंस है। दूसरा देखिए, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल। जैसे इंटरनेशनल कोई ऑफिस है, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक का कोई ऑफिस है, तो उसमें जो इंडियन काम करते हैं वो रेजिडेंट होंगे, वो हमारे NRI नहीं बन जाएंगे, वो यहीं के रेजिडेंट माने जाएंगे, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट्स ऑफ इनकम। एट मैक्रो लेवल द concept of income is used both as domestic income and as a national income. Both concept we use national and domestic, both concept. When we use domestic concept we called it domestic income, and when we use national concept we called it national income. Both domestic and national income includes compensation of employees. What do you mean by compensation of employees? Obviously salary or wages. Next is rent. Next is interest, and last is
प्रॉफिट। आई थिंक सबको अब पता चल चुका है। बट दोनों में अगर यूज़ होते हैं, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे और नेशनल लेवल पे, फिर डिफरेंस क्या है, फिर हम इसको क्यों डोमेस्टिक और नेशनल में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। देखिए डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हमारे पास ये है कि जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ और फैक्टर इनकम्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। एंड व्हेन वी यूज़ इट एज नेशनल इनकम देन नेशनल टेरिटरी यूज़ होती है, ठीक है। जब आप डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी में, और जब आप नेशनल लेवल पे यूज़ करते हैं तो नेशनल टेरिटरी में अर्न की जाने वाली फैक्टर इनकम्स जो मैंने आपको अभी 4 बताई हैं उनका सम है। अच्छा, अब हमने इसमें एक डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल टेरिटरी की बात की है, ये होती क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज़ नॉट ओनली ज्योग्राफिक या पॉलिटिकल टेरिटरी। ज्योग्राफिक या पॉलिटिकल टेरिटरी से आपका मतलब, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हमारे देश की जो फिज़िकल सीमाएं, मतलब जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना वगैरह से लगने वाली सीमाएं जो हैं, जो फिज़िकल हमारी से जो हमारी फिज़िकल बाउंड्री है, सीमा है, उसको हम पॉलिटिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल टेरिटरी बोलते हैं। बट इकोनॉमिक्स में हम डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी से लेते हैं। अब इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है। इकोनॉमिक टेरिटरी में आपकी फिज़िकल या ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल टेरिटरी के अलावा और क्या आता है। देखिए और क्या क्या आता है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे एम्बेसीज़ में जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आते हैं। जो शिप्स वगैरह पे गए हुए हैं वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आते हैं। और भी जो हमारे यहाँ से बाहर गए हुए हैं बट हमारे रेजिडेंट्स हैं तो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आते हैं। दूसरी हमारी थी नेशनल टेरिटरी। नेशनल टेरिटरी क्या है। नेशनल टेरिटरी का मतलब क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस, देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जो अगर डोमेस्टिक टेरिटरी की हम बात करते हैं ना तो इसमें हम जो इनकम लेते हैं वो रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट सभी की इनकम होती है, कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम करने वाले रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट्स की इनकम। बट जब हम नेशनल टेरिटरी की बात करते हैं, नेशनल टेरिटरी की बात करते हैं तो ओनली इंडियन रेजिडेंट्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल टेरिटरी, ठीक है। इंडियन रेजिडेंट्स जो चाहे देश के अंदर हैं चाहे वो देश से बाहर हैं, लेकिन वो इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। बट डोमेस्टिक टेरिटरी में वो रेजिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं, दोनों की इनकम इंक्लूड की जानी चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कैसे करना है वो बताऊंगी। आप उनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ फार्मूला थोड़े से, जितना मैंने अब तक बताया है, अगर आप उसको अपनी बुक से एक बार उसकी सिंपल सी रीडिंग लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसकी, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी, ठीक है। ओके।